जय हिंद दोस्तों, स्टडी ग्रुप आईओ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं मदन आपका आपके इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। सभी साथी बताएंगे कि आप कैसे हैं। आप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और उम्मीद करता हूं साथियों अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, सामान्य ज्ञान की ये बुक है एसएससी जीडी 2025 के लिए। बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि एसएससी जीडी की 2024 में परीक्षाएं हुई हैं, 2023 में हुई, 2022 में हुई और 2021 या 19-18 तक की जितनी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी प्रश्नों का संकलन है इस बुक में। और साथ ही हम इसमें ज्योग्राफी की भी इसमें दूसरी क्लास है और ये क्लास होती है डेली 1 PM। हम इसमें क्या कवर कर चुके हैं, पॉलिटी हमने इसमें कवर कर ली है और आपकी हिस्ट्री हमने इसमें कवर कर ली है। तो हमने इसमें ज्योग्राफी को स्टार्ट किया था और ज्योग्राफी की भी इसमें आपकी दूसरी क्लास थी और इसमें भी ज्योग्राफी में भी भारत का भूगोल आपका चल रहा है। तो साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या होगा इसका ये आपको देखना है। तो आज की क्लास का क्वेश्चन क्या होने वाला है, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो आज की क्लास का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है। इनमें से एक ट्रैक श्रेणी नहीं है। तो सभी साथी बताएंगे। क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 17 जनवरी 2023 शिफ्ट दूसरी में पूछा हुआ सवाल है। ब्रांड गेज बोलेंगे या फुट गेज बोलेंगे या मीटर गेज या नैरो गेज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। तो आप सभी का आंसर होगा भैया, आप सभी का आंसर होगा फुट गेज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये जो आपकी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है, इनमें से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। यहाँ पर पूछा जाता है रेल गेज को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आप सभी को याद रखना है भैया, रेल गेज को 4 वर्गों में बांटा गया है। रेल गेज को कितने वर्गों में बांटा गया है भैया, रेल गेज को 4 वर्गों में बांटा गया है। याद रखना भैया, आपको ये याद रखना होगा, रेल गेज को कितने वर्गों में बांटा गया, 4 वर्गों में बांटा गया है। और वो 4 के 4 वर्ग आपको याद होने चाहिए। पहला आपका वर्ग कौन सा आता है, तो आप बोलेंगे भैया ब्रांड गेज। पहले ऑप्शन में ही आपको दिखा होगा ब्रांड गेज। इसकी लंबाई कितनी होती है ब्रांड गेज की, तो आप सभी का क्या आंसर होगा भैया, 1.67 मीटर। क्या बोलेंगे, इसकी लंबाई कितनी होगी, 1.676 मीटर इसकी लंबाई होती है। दूसरे नंबर पर कौन सा गेज आता है, मीटर गेज होगा। तो आप सभी को मार्क करना है भैया, मीटर गेज होगा। मीटर गेज की लंबाई कितनी होती है, तो आप सभी को पता होगा भैया, मीटर गेज की जो लंबाई होती है वो 1 मीटर होती है। तीसरे नंबर पर आपका कौन सा आएगा, नैरो गेज आएगा। नैरो गेज की लंबाई कितनी होती है, नैरो गेज की लंबाई कितनी होती है, तो आप सभी बोलेंगे भैया नैरो गेज की जो लंबाई होती है 0.610 मीटर। तो आपको ये दूरी याद रखनी है 0.610 मीटर, या आपको कहीं एग्जाम में देखने को मिल सकती है 0.672 मीटर, आपको कहीं कहीं ये देखने को मिल सकती है। आपका चौथा पार्ट कौन सा होगा, इसका चौथा नंबर कौन सा है, तो स्टैंडर्ड गेज होगा। कौन सा गेज होगा भाई, स्टैंडर्ड गेज होगा। ये याद रखेंगे स्टैंडर्ड गेज। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो आप सभी का क्या आंसर होगा, 1.435 मीटर इसकी लंबाई होती है। 1.435 मीटर इसकी लंबाई होती है, याद रखेंगे। तो आप सभी को याद रखना है, रेल गेज को 4 वर्गों में बांटा गया। ब्रांड गेज 1.676 मीटर इसकी लंबाई, मीटर गेज 1 मीटर इसकी लंबाई, नैरो गेज 0.610 मीटर इसकी लंबाई होती है। स्टैंडर्ड गेज इसकी लंबाई कितनी होती है, तो आप सभी को ये याद रखना है। और अब यहाँ से मैं आपसे पूछ लूँ भाई, और यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो आप सभी को बताना है, देश की सबसे लंबी रेलगाड़ी, देश की सबसे लंबी रेलगाड़ी जिसे मालगाड़ी भी कहा जाता है, तो आप सभी का क्या आंसर होगा, देश की सबसे लंबी रेलगाड़ी, देश की सबसे लंबी रेलगाड़ी, देश की सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी होगी। सबसे लंबी रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी वो है भैया, इसे मालगाड़ी भी आप बोल सकते हो, मालगाड़ी भी आप बोल सकते हो। तो कौन सी होगी, तो सभी साथियों का आंसर होना चाहिए सुपर वासुकी, सुपर वासुकी होगी, सुपर वासुकी। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सुपर वासुकी होगी। यहाँ पर ही आपको बताना है, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी
भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो आप सभी बोलेंगे भैया विवेक एक्सप्रेस हो जाएगी। कौन सी गाड़ी हो जाएगी? विवेक एक्सप्रेस हो जाएगी, विवेक एक्सप्रेस हो जाएगी। और साथ ही यहीं बताना है ये जो विवेक एक्सप्रेस है कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो भैया ये जाती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। डिब्रूगढ़ से कहाँ तक जाती है? कन्याकुमारी तक जाती है। याद रखेंगे कन्याकुमारी तक जाती है। तो आप सभी को भाई ये याद रखना है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहीं आपको बताना है भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? तो ये सभी चीज़ें आपकी कॉपी में होनी चाहिए। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? तो आप सभी बोलेंगे भैया कौन सा पुल है? तो आप बोलेंगे भैया चेनाब पुल है, चेनाब पुल है। कौन सा पुल है भैया? चेनाब पुल बोलेंगे या कौन सा पुल होगा? तो आप बोलेंगे भैया आपका आंसर होगा चेनाब पुल या चेनाब ब्रिज होगा। ये चेनाब ब्रिज आप सभी का आंसर आना चाहिए। और पूछा जाता है यहाँ से ये किस राज्य में है या किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो भाई ये जम्मू कश्मीर में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इस चेनाब ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? तो 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। याद रखेंगे भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? चेनाब ब्रिज, जम्मू कश्मीर में है, 300 मीटर उसकी ऊंचाई है। भारतीय रेलवे जो है ये कितने मंडलों में बटा हुआ है? ये जो भारतीय रेलवे है ये कितने मंडलों में बटा हुआ है? तो आप सभी क्या बोलेंगे भैया? भारतीय रेलवे जो है ये कितने मंडलों में बटा हुआ है? तो भैया आप बोलेंगे ये 18 मंडलों में बटा हुआ है। भारतीय रेलवे 18 मंडलों में बटा हुआ है। और भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रेलवे की स्थापना 1905 में हुई थी। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी। और सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है भारतीय रेलवे की स्थापना 1905 में हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के समय सबसे पहली रेलवे तो चलाई गई थी 34 किलोमीटर की, मुंबई बोरीबदर गांव से थाने तक के बीच 34 किलोमीटर की दूरी की एक रेल चलाई गई थी। ये भी आपको याद रखना है। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछ ले। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है हुबली प्लेटफॉर्म। ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। इतना आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी साथी। ये क्वेश्चन जो हैं आपके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं ज्योग्राफी के, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो आपको नहीं ऐसे ही बताए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इनका रीज़न है जो आपको बताए जाते हैं। थोड़ा क्वेश्चन आपको विजिबल ना हो सकता है तो ध्यान से आपको सुनना होगा। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? एसएससी जीडी 17 जनवरी 2023 शिफ्ट चौथी में पूछा हुआ सवाल। 1974, 2014 या 2004 या 1904? तो आप सभी का आंसर होगा भारत में पहला सीमेंट संयंत्र जो खोला गया, स्थापित किया गया था, 1904 में किया गया था। ये आपको याद रखना है। ये 1904 में किया गया था, चेन्नई में किया गया था, लेकिन ये असफल हो गया था। ये भी आपको याद रखना है। स्थापित किया जाना था लेकिन ये चेन्नई में स्थापित किया जाता था, किया जा रहा था, किया गया, लेकिन यह क्या हुआ? यह असफल हुआ था। यह असफल हुआ था। मुझे बताओ सीमेंट का आविष्कार कहाँ हुआ है? ये जो सीमेंट है इसका आविष्कार कहाँ हुआ है? सभी साथी बताएंगे। सीमेंट का जो आविष्कार है ये कहाँ हुआ है? तो आप बोलेंगे भैया इंग्लैंड के पोर्टलैंड शहर में। इंग्लैंड के पोर्टलैंड शहर में इसका आविष्कार हुआ है। पोर्टलैंड शहर में इसका आविष्कार हुआ है। सीमेंट का आविष्कार कहाँ हुआ? इंग्लैंड के पोर्टलैंड शहर में। कब हुआ? 1824 में इसका आविष्कार हुआ था। सीमेंट का आविष्कार कब हुआ था? तो आप बोलेंगे भैया 1824 ईस्वी में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में इसका आविष्कार हुआ था। और सीमेंट का ये जो भारत में पहला सीमेंट संयंत्र 1914 में ये सफल था भाई। भारत में 1914 में सीमेंट संयंत्र
सीमेंट संयंत्र ये सफल संयंत्र था, ये भी आपको याद रखना है। ये सीमेंट संयंत्र ये सफल संयंत्र था। ये कब स्थापित किया गया था? 1914 में। कहाँ स्थापित किया गया था, किस कंपनी द्वारा? तो इंडियन सीमेंट कंपनी द्वारा इसे स्थापित किया गया था। किस कंपनी द्वारा? तो आपको याद रखना है भैया, इंडियन सीमेंट कंपनी द्वारा। इंडियन सीमेंट कंपनी द्वारा इसे स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था, ये भी पूछ ले आपसे एग्जाम में, तो पोरबंदर में स्थापित किया गया था। पोरबंदर में स्थापित किया गया था, पोरबंदर में इसे स्थापित किया गया था, इतना आपको याद रखना है। ये जो 1914 में सीमेंट संयंत्र ये सफल संयंत्र था, किस कंपनी द्वारा इसे स्थापित किया गया? इंडियन सीमेंट कंपनी द्वारा। कहाँ स्थापित किया गया? पोरबंदर में स्थापित किया गया। और सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड शहर में इसका आविष्कार हुआ था। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन है आपका 23, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी साथी बताएंगे भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो आप सभी का क्या आंसर होगा? तो आप सभी बोलेंगे भैया इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है? एसएससी जीडी 23 जनवरी 2023 शिफ्ट आपकी पहली में पूछा हुआ सवाल है। वांछाजल जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात, अथीरा पिल्ली जलप्रपात या कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा। तो आप सभी का क्या आंसर होगा? जो केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है? अथीरा पिल्ली जलप्रपात। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। मुझे बताओ भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आप सभी को लिखना है भाई, यहाँ पर आपको मार्क करके लिखना है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? तो आप सभी का आंसर क्या होगा? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, का नाम क्या है? कुंचिकल जलप्रपात। क्या बोलेंगे? कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात ये किस नदी पर है? ये किस नदी पर है? तो आप सभी का आंसर होगा ये बराही नदी पर है। बराही नदी पर है। और किस राज्य में है? तो भैया ये बराही नदी पर कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी पर है। और इसकी लंबाई कितनी है? कुंचिकल जलप्रपात की लंबाई होगी 455 मीटर। 455 मीटर याद रखेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक आपने जलप्रपात पढ़ा होगा, ये जो कुंचिकल जलप्रपात है ना, इसके बारे में और आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये जो कुंचिकल जलप्रपात है तो भाई ये भारत का सीढ़ी नुमा गिरने वाला जलप्रपात है। क्या याद रखेंगे? ये भारत का सीढ़ी नुमा गिरने वाला जलप्रपात है। सीढ़ी नुमा गिरने वाला जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात सीढ़ी नुमा गिरने वाला जलप्रपात है। याद रखना। तो आप सभी को ये याद रखना है, जो भारत का सीढ़ी नुमा गिरने वाला जलप्रपात है उसका नाम क्या है? तो आप बोलेंगे कुंचिकल जलप्रपात है। बराही नदी पर कर्नाटक राज्य में है। एक आपसे पूछा जाता है, जोग जिसे हम गरसोप्पा बोलते हैं, जोग जिसे हम गरसोप्पा बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? गरसोप्पा भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? जोग को गरसोप्पा भी बोला जाता है। क्या ये नाम सही लिखा हुआ है गरसोप्पा? आप बोलेंगे अभी भैया मिस्टेक है, जोग या गरसोप्पा। जोग या गरसोप्पा हम इसी को बोलते हैं भैया। इसी का दूसरा नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। क्या नाम बोलेंगे भैया इसी का दूसरा? महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात ये कहाँ पर है? महात्मा गांधी जलप्रपात ये कहाँ पर है, किस राज्य में है, ये पूछा जाता है। तो ये भैया शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। ये पूछा हुआ है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। किस नदी पर है? शरावती नदी पर। शरावती नदी पर है। किस नदी पर है भैया? ये शरावती नदी पर है। किस राज्य में है? तो आप बोलेंगे भैया ये कर्नाटक राज्य में है। ये कर्नाटक राज्य में है। इतना आपको याद रखना होता है। और इसके ऊपर मैं बात करूं, महात्मा गांधी जो है इसकी लंबाई कितनी है? तो 253 मीटर इसकी लंबाई है। और साथ ही भारत का सीधा गिरने वाला जलप्रपात कौन सा है? तो यही है भारत का सीधा गिरने वाला जलप्रपात। भारत का सीधा गिरने वाला
बोल सकते हैं, या सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सीधा गिरने वाला कौमा सबसे ऊंचा जलप्रपात, कौमा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आप सभी बोलेंगे सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है, तो आप बोलेंगे महात्मा गांधी जलप्रपात। याद रखना, ये आपको भाई यहाँ से याद रखना है। कुछ जलप्रपात मैं आपको लिखाने वाला हूँ, पहले तो इसे आप छापिएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं, धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? यहीं पर आपको लिखना है, दुग्धधारा जलप्रपात कहाँ है? दुग्धधारा जलप्रपात कहाँ है? ये आपको याद रखना है। और यहाँ से पूछा जाता है, कपिल धारा जलप्रपात कहाँ है? ये एग्जाम में पूछे हुए हैं, उन्हें ही मैं लिखवाऊंगा, कपिल धारा जलप्रपात कहाँ है। तो ये तीनों जो हैं, ये आपकी किस नदी पर हैं? ये भैया नर्मदा नदी पर हैं। किस नदी पर हैं भाई? ये नर्मदा नदी पर हैं। ये आपको याद रखना है, नर्मदा नदी पर हैं। अब आपको लिखना है चुलैया जलप्रपात। चुलैया जलप्रपात ये कहाँ है? चुलैया जलप्रपात ये आपका कहाँ पड़ेगा, किस नदी पर है? तो आप बोलेंगे भैया चुलैया जलप्रपात जो है ये चंबल नदी पर राजस्थान में है। कहाँ है भैया? ये चंबल नदी पर है। किस राज्य में है? तो आप बोलेंगे भैया राजस्थान में है चुलैया जलप्रपात। यहाँ पर आपको बताना है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? चित्रकूट जलप्रपात ये आपकी किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर है। किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती नदी पर है आपका चित्रकूट जलप्रपात। और किस राज्य में है? तो आप बोलेंगे भैया झारखंड राज्य में है। आगे मैं आपसे बात करूं, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? ये भैया किस नदी पर है? ये आपका मांडवी नदी पर है। किस नदी पर है? मांडवी नदी पर है। और किस राज्य में है? तो आप बोलेंगे भैया गोवा राज्य में है। किस राज्य में है भैया? गोवा राज्य में है। यहीं पर आपको एक पॉइंट और नोट करना है, शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात ये किस नदी पर है? शिव समुद्रम जलप्रपात ये किस नदी पर है? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर है। किस राज्य में है? कावेरी नदी पर है। किस राज्य में है? तो आप बोलेंगे शिव समुद्रम जो है यह है आपका कर्नाटक में, यह है आपका कर्नाटक राज्य में। ये जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ना साथी, ये आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात पूछ लेना, शिव समुद्रम आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी भाई। क्वेश्चन है, भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो सभी भाई बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी का आंसर भी आना चाहिए भैया। इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है आपका क्या? एसएससी जीडी 2023 में पूछा हुआ सवाल है, 23 जनवरी को ही। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार या असम? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? असम आप सभी का आंसर आना चाहिए। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का सही पर। जूट उत्पादन में मैं आपको बता दूं भैया, जूट उत्पादन में भारत कौन से नंबर पर है? जूट उत्पादन में भारत पहले नंबर पर है। भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान पहला है। जूट उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। बात करें जूट निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है? तो आप बोलेंगे जूट निर्यात में भारत का स्थान दूसरा है। जूट निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा है। भारत में पहली जूट मिल कब लगाई गई थी? तो भारत में पहली जूट मिल जो लगाई गई, ये कब लगाई गई थी? भारत में पहली जूट मिल कब लगाई गई थी? तो आप सभी बोलेंगे 1855 में लगाई गई थी। 1855 में ये पहली जूट मिलें लगाई गई थी। और साथ ही कहाँ लगाई गई थी? रिसरा आपको याद रखना है। रिसरा ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कलकत्ता के निकट। ये पड़ता है आपका कलकत्ता के निकट ये लगाई गई थी।
जूट के उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? आप बोलेंगे बिहार। दूसरे नंबर पर बिहार आता है। जूट उत्पादन में पहले नंबर पर कौन सा राज्य है भारत का? पश्चिम बंगाल है और दूसरा बिहार है। और जूट उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है और निर्यात में दूसरे स्थान पर है। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी भाई। भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ में सितंबर मध्य तक डेढ़ दिनों के बीच होती है। SSGD 2 फरवरी 2023 शिफ्ट चौथी में पूछा हुआ सवाल है। तो आप सभी का क्या आंसर होगा? 200 से 240 या 100 से 120 दिन या 60 से 80 या 260 से 280? तो आप सभी बोलेंगे 100 से 120 दिन। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी सही है। मानसूनी पवनें, मैं आपको बता दूं भैया, ये मानसूनी पवनें जो हैं सर्वप्रथम किस राज्य में आती हैं? तो केरल राज्य के तट से टकराती हैं मानसूनी पवनें। वर्षा ऋतु का समय काल कितना होता है? तो भैया 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक वर्षा ऋतु का समय काल होता है। तमिलनाडु में अधिकतम वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से होती है। तमिलनाडु में अधिकतर वर्षा किससे होती है? उत्तर पूर्व मानसून से होती है। भारतीय मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। भारतीय मानसून को क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की मौसमी जलवायु है। कैसी जलवायु है? मौसमी जलवायु है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन है आपका अगला, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी साथी। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? मीठे पानी की झील नहीं है। सभी साथी बताएंगे मीठे पानी की झील इनमें से कौन सी नहीं है? तो लोकटक झील बोलेंगे, सांभर झील, बाड़ा पानी या भीमताल। तो सांभर झील ये मीठे पानी की झीलें नहीं हैं। इसके बारे में आप थोड़ा जानें। सांभर झील ये किस राज्य में है? ये भी आपसे पूछा जाता है। तो आप सभी का क्या आंसर होगा? सांभर झील है भैया राजस्थान में। सांभर झील कहाँ है? तो आप बोलेंगे भैया राजस्थान में सांभर झील है। और सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? यही है भैया सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो इसी को बोला जाता है, यही है सर्वाधिक लवणता वाली झील। सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो आप बोलेंगे सर्वाधिक लवणता वाली झील है सांभर झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील कौन सी है? तो यही है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील कौन सी है? तो आपकी सांभर झील हो जाएगी। आपको याद रखना है लोकटक झील के बारे में भी। लोकटक झील ये कहाँ है? तो आप बोलेंगे भैया मणिपुर में है लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। और लोकटक झील में आपको पता होगा पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लोकटक झील है। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील। सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आप बोलेंगे सबसे मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है? तो लोकटक झील है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसी में एक लोकटक झील में ही एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? का नाम क्या है? एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान या आपका नेशनल पार्क कहाँ है? कौन सा है? नेशनल पार्क कौन सा है? तो आपको नाम याद रखना है उसका। कैबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है जो लोकटक झील में है। लोकटक झील मणिपुर में है, ये याद रखेंगे। लोकटक झील को मणिपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं भाई। लोकटक झील को मणिपुर की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर अत्यधिक जैव विविधता के कारण इसे लोकटक झील को मणिपुर की जीवन रेखा इसलिए कहा जाता है। कुछ झील मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपको देखनी है क्योंकि ये पूछी जाती हैं। तो आप सभी को लिखना है। जम्मू कश्मीर की कुछ झील हैं जो आपको याद रखनी है। जम्मू कश्मीर की झील कौन सी हैं? तो आपको याद रखनी है डल झील, मानस झील, नागिन झील, वुलर झील। डल झील, नागिन झील,
नागिन झील, मानस झील और आपकी वुलर झील। वुलर झील ये कहाँ है? ये भैया जम्मू कश्मीर की झील है। और ये जो वुलर झील है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यही है वुलर झील। अब आपको याद रखनी है राजस्थान की, कुछ आपको याद रखनी है राजस्थान की। एक तो सांभर झील हो गई, एक हो गई भैया पिछोला झील। कौन सी? पिछोला झील। एक आपकी जयसमंद झील, ये पूछी जाती हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जयसमंद झील। एक आपकी कौन सी हो जाएगी? एक और है आपकी फतेह सागर झील। ये फतेह सागर झील, ये तीनों आपको याद रखनी है। आपकी 4 झील हो गई राजस्थान की। एक क्वेश्चन और केरल की आपको बतानी है यहाँ पर। केरल की कोई 2 झीलों के आपको नाम बताने हैं। तो केरल की 2 झील कौन सी हो जाएंगी? परवूर झील हो जाएगी एक तो आपकी, परवूर झील। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। केरल की 2 झील को नाम आपको बताने हैं। परवूर झील हो गई आपकी, और आपकी अष्टमुडी झील हो जाएगी। और कौन सी हो जाएगी भाई? अष्टमुडी झील। ये कहाँ है? ये केरल में है। ये कहाँ है? केरल में है। और ये अष्टमुडी झील एक और है केरल की, उसका नाम और लिखना है आपको, वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील है, इसके बारे में थोड़ा आपको जानना होगा। ये भारत की सबसे लंबी झील है। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील, जिसकी लंबाई है 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब आपको लिखना है भाई उत्तराखंड की झील। उत्तराखंड की झील, उत्तराखंड की झील कौन कौन सी हो जाएंगी? तो आप बोलेंगे भैया भीमताल झील हो जाएगी, देवताल झील हो जाएगी, राकसताल झील हो जाएगी। तो भीमताल झील, राकसताल झील, राकसताल झील, और आपकी कौन सी झील हो जाएगी? भीमताल, राकसताल, देवताल। ये आपको याद रखनी है, ये आपको भाई याद रखनी है। यहीं आपको बताना है यूपी की, एक यूपी की झील का नाम भी बता दो भैया। तो आपको याद रखना है भैया, यूपी की है बेला सागर झील। यूपी की है बेला सागर झील, बेला सागर झील। और साथ ही आपका, और मैं आपसे पूछ लूँ पश्चिम बंगाल की कोई एक झील का नाम, वेस्ट बंगाल की कोई एक झील का नाम, तो आप सभी बोलेंगे सेंचल झील हो जाएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है पश्चिम बंगाल की। कौन सी झील? सेंचल झील। और आपको यहाँ पर कौन सी झील बतानी है? अब सिक्किम की झील और बता दो भैया, ये भी पूछी हुई है जो आपको मैं बता रहा हूँ। सिक्किम की झील कौन सी है? तसो मगो झील। तसो मगो झील ये कहाँ है भैया? ये सिक्किम की झील है। और आपको तेलंगाना की झील भी बता के जाना है। तेलंगाना की झील का नाम भी बता के जाना है। यहाँ पर तेलंगाना की झील आपकी हो जाएगी हुसैन सागर झील। कौन सी झील हो जाएगी भैया? हुसैन सागर झील हो जाएगी। हुसैन सागर झील हो जाएगी। और यहीं पर आपको बताना है महाराष्ट्र की झील का नाम। महाराष्ट्र की झील का कोई एक नाम बता दो। तो महाराष्ट्र की एक झील आपको लिखनी है लोनार, और एक है बेतरवा। लोनार झील कहाँ है? तो आप बोलेंगे महाराष्ट्र में है। एक बेतरवा झील है, इसका नाम भी आपको याद रखना है, ये भी महाराष्ट्र में है। और साथ ही मध्य प्रदेश की एक झील का नाम बताना है। मध्य प्रदेश की एक झील का नाम बताना है। तो भोजताल, जिसे अपर लेक भी कहते हैं, भोजताल, भोजताल झील, इसी को अपर लेक भी बोला जाता है, अपर लेक भी इसी को बोला जाता है। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चंडीगढ़ की एक आपको झील याद रखनी है। चंडीगढ़ की आपको एक झील आपको याद रखनी है, सुखना झील। सुखना झील कहाँ है? ये आपसे पूछ ली जाए एग्जाम में तो ये चंडीगढ़ में है। ये झील कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी हुई है, जो मैंने आपको लिखवाई है, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। ये एसएससी जीडी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। थोड़ी क्लास स्लो चल रही है भाई, आपकी तैयारी भी तो अच्छी हो रही है। झील का टॉपिक आया, और मुझे बताओ झीलों का अध्ययन किस में करते हैं? तो सभी साथियों का आंसर आना चाहिए कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये सभी चीज़ें आपको अपनी कॉपी में नोट करनी है। यहाँ से एक से दो क्वेश्चन आपके झीलों के कवर हो गए हैं किसी ना किसी भी एग्जाम के लिए। तो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी भाई। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो कि जलवायु को प्रभावित भी करती है? मकर रेखा, भूमध्य रेखा, अंटार्कटिका वृत्त या कर्क रेखा? इसके बारे में थोड़ा आपको जानना होगा। ये साथी आपका है ग्लोब, ये आपका है भैया ग्लोब। ये जो रेखा होती है इसे हम कौन सी रेखा बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा।
इसी को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, और इक्वेटर लाइन भी इसी को बोला जाता है। इक्वेटर लाइन भी इसी को बोला जाता है। अगर मैं इसके 23.5 डिग्री उत्तर में चलूँ, 23.5 डिग्री उत्तर में यहाँ पड़ेगा, तो 23.5 डिग्री उत्तर में इस रेखा को बोला जाता है भैया कर्क रेखा। क्या बोला जाता है? इन रेखाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर हम इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री चलें, 23.5 डिग्री चलें, भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री चलें, तो ये कौन सी है? तो इसे बोला जाता है भैया मकर रेखा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना है। इसको बोला जाता है मकर रेखा। भारत जो है आपकी, भारत भूमध्य रेखा के कहाँ पड़ेगा भैया? ये आपका हो जाएगा भैया नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल हो जाएगा। भारत भूमध्य, आपका भारत कहाँ पड़ेगा? भारत पड़ेगा आपका इस गोलार्ध में। भारत आपका किस गोलार्ध में पड़ेगा? तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर आपका पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट, तो 0 डिग्री से कुछ ऊपर उठा हुआ है। तो भारत भूमध्य रेखा के किस में है? भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में है। और भारत कौन से गोलार्ध में पड़ता है? तो आप बोलेंगे भैया भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट हो गया, यहाँ पर ये हो गया आपका 8 डिग्री 4 मिनट। ये ऊपर वाला जो है इसे 37 डिग्री 6 मिनट बोला जाता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, तो आप सभी का क्या आंसर होना चाहिए? 6 4 10, 8 7 15 1 16, 3 और 1 4। ये बैठा 46 डिग्री। 46 डिग्री का आधा करें तो 23 डिग्री। तो कर्क रेखा के, ये जो कर्क रेखा है ये भारत के बीचों बीच से होकर ही तो जाएगी। 23 डिग्री, 23.5 डिग्री तो है। तो आप बोलेंगे जी भैया ये जो भारत के मध्य से होकर जाती है कर्क रेखा, एक आपको यहाँ पर पॉइंट आपका तैयार हुआ। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भारत पूरी तरह से कैसे है? भारत पूरी तरह से कैसा है? तो आप बोलेंगे भैया भारत जो है पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय है या उपोष्ण? तो आप बोलेंगे भारत पूरी तरह से भैया उष्ण व, कैसा बोल सकते हैं? उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी जीडी में। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय है, उपोष्ण कटिबंधीय है। इतना भाई आपको याद रखना है, घबराने वाली बात है ही नहीं यहाँ पर। इतना आपको समझ में भी आया होगा। तो भूमध्य रेखा, इसी को इक्वेटर लाइन, और भूमध्य रेखा के 8 डिग्री ऊपर को जाएंगे तो आप बोल सकते हो भूमध्य रेखा के उत्तर में है भारत, और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत उत्तरी गोलार्ध में है, मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ तक। अब यहाँ पर आती है बात, भैया ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये कर्क रेखा भैया कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है भैया? 8 राज्यों से। तो एक ट्रिक आपको याद रखनी है, गुराम छत से झांक, गुराम छत से झांक, छत से झांक, पीटी मिजो, पीटी मिजो। ये भैया आपको ट्रिक याद रखनी है। ये है, ये जो क्रम रहेगा ना साथी कर्क रेखा का, पश्चिम से पूर्व की तरफ का क्रम है, पश्चिम से पूर्व की तरफ का क्रम है, ये आपको याद रखना है। गुराम छत से झांक, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। कौन कौन से राज्य हुए हैं? यहाँ पर हो जाएगा आपका गुजरात, गुजरात, ये आपका राजस्थान, ये आपका राजस्थान, ये आपका मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़, आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, झारखंड, झांक से झारखंड, पी से पश्चिम बंगाल, पी से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और आपका टी से त्रिपुरा, टी से त्रिपुरा, और मिजो से मिजोरम, मिजो से मिजोरम। ये आपके 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर, कर्क रेखा इनसे होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये क्रम जो है ना साथी, क्रम भी आपको याद रखना है। ये क्रम आपका पश्चिम से पूरब की तरफ का है, ये आपको याद रखना है। कर्क रेखा के सबसे, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर कौन कौन से हैं? ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर कौन सा है? सबसे नज़दीक शहर, कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर कौन सा है? तो आप सभी को याद रखना है भैया, कर्क रेखा के जो सबसे नज़दीक शहर हैं वो कौन कौन से हैं? आपका हो जाएगा रांची, कौन सा हो जाएगा?
रांची ये कहाँ पड़ता है भैया? झारखंड में पड़ता है। कितने डिग्री पर है? तो आप बोलेंगे 23 डिग्री 11 मिनट। तो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक हुआ। एक आपका हो जाएगा जबलपुर, एक आपका हो जाएगा जबलपुर। कौन सा हो जाएगा भाई? जबलपुर। ये कहाँ पड़ता है? एमपी में। ये भी भैया 23 डिग्री 11 मिनट है। तो इतना आपको याद रखना है। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर कौन सा? रांची, जबलपुर में ही है। और अब पूछा जाता है, एक आपने मानक समय रेखा पढ़ी हो गई, मानक समय रेखा और आपकी कर्क रेखा, इन दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ राज्य कौन कौन से हैं? एक आपकी है मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। व कर्क रेखा में उभयनिष्ठ राज्य, कर्क रेखा में उभयनिष्ठ राज्य कौन सा है? उभयनिष्ठ राज्य आपको बताना है। उभयनिष्ठ राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? एक आपका मानक समय रेखा व कर्क रेखा में उभयनिष्ठ राज्य कौन कौन सा हो जाएगा? तो आप बोलेंगे भैया मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़, एमपी व छत्तीसगढ़, ये उभयनिष्ठ राज्य हैं, ये उभयनिष्ठ राज्य हैं। और ये साथ ही मानक समय रेखा जो है, इसके बारे में आपको समझना होगा। मानक समय रेखा ये भी आपको याद रखना है। मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा क्या है? भारतीय मानक समय रेखा क्या है? भारतीय मानक समय रेखा ये क्या है? तो आप बोलेंगे भैया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसी को बोला जाता है भारतीय मानक समय रेखा। पूर्वी देशांतर इसी को बोला जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा। और ये जो भारतीय मानक समय रेखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? भारतीय मानक समय रेखा का मुख्यालय कहाँ है? तो आप बोलेंगे आपका मिर्ज़ापुर। कहाँ पर है? आपका मिर्ज़ापुर हो जाएगा। और ये भारतीय मानक समय रेखा जो है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य भी आपको याद रखने हैं। ट्रिक आपकी कौन सी हो जाएगी? यूपी में छत उड़ी आंधी में, यूपी में छत उड़ी आंधी में, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। यहाँ पर लिखने का कोई वो नहीं है, तो आपको थोड़ा लिखना है। यूपी में छत उड़ी आंधी में, यूपी में छत उड़ी आंधी में, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। ये भारतीय मानक समय रेखा जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उसकी ट्रिक है यूपी में छत उड़ी आंधी में। यू से आपका यूपी हो जाएगा, मैं से मध्य प्रदेश हो जाएगा, 6 से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और आपका उड़ी मतलब उड़ीसा हो जाएगा, और आपका आंधी मतलब आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। तो आपको ये याद रखना है। और सबसे ज़्यादा विस्तार आपका यूपी में है। आपका मानक समय रेखा का सबसे ज़्यादा विस्तार यूपी में, और सबसे कम विस्तार जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में है। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? आपकी एक तो हो गई कर्क रेखा जो इस प्रकार जा रही है, एक आपकी भारतीय मानक समय रेखा जो है, ये आप एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? तो ये एक दूसरे को भैया ये काटती हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ के किस ज़िले में? तो आप बोलेंगे छत्तीसगढ़ के भी किस ज़िले में काटती हैं? तो सूरजपुर ज़िले में, सूरजपुर ज़िले में। और सूरजपुर ज़िले के भी किस गांव में? भैंसा मुंडा गांव में, भैंसा मुंडा गांव में आपको याद रखना है। भैंसा मुंडा गांव में एक दूसरे को काटती हैं आपकी कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा। ये आपको याद रखना है भाई। इतने क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर किए गए हैं। आपका यहाँ से सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी साथी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है, जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को डैश के रूप में जाना जाता है। इनमें से किस रूप में इनको जाना जाता है? तो आप बोलेंगे काल बैसाखी या ताहिती लू या महावट। तो आप बोलेंगे भैया काल बैसाखी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और इन हवाओं को पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है? पूर्वी भारत में इन हवाओं को क्या कहा जाता है? तो आप सभी का आंसर होगा नार्वेस्टर।
नार्वेस्टर इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नार्वेस्टर बोला जाता है। और जैसे कर्नाटक में इनको क्या बोला जाता है, इन हवाओं को या इनको क्या बोला जाता है कर्नाटक में, तो आप बोलेंगे चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम इनको बोला जाता है, चेरी ब्लॉसम तथा कॉफ़ी वर्षा इनको बोला जाता है। आपका यहाँ पर ही हो जाएगा केरल में इनको क्या बोला जाता है, तो आप सभी का क्या आंसर होगा, तो आप बोलेंगे आम्र वर्षा इनको बोला जाता है। केरल में क्या बोला जाता है, आम्र वर्षा इनको बोला जाता है। याद रखेंगे इतना। तो यहाँ से अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी भाई। निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है। कौन सा तिलहन है जो रबी फसल और खरीफ फसल में उगाया जाता है, तो आप सभी का क्या आंसर होगा, आपका हो जाएगा अलसी के बीज या अरंडी के बीज या मूंगफली या सरसों। तो आप सभी का आंसर होगा भैया अरंडी के बीज, रबी की फसल। तो आप सभी को याद रखना है, मौसम के आधार पर कितनी फसल बोई जाती हैं, 3 प्रकार की फसल बोई जाती हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, इनकी बुआई कब होती है, इनकी बुआई कब होती है और इनकी कटाई कब होती है। खरीफ की फसलों की कटाई कब होती है, सभी साथी बताएंगे इनकी बुआई कब होती है। तो जून जुलाई में इनकी बुआई होती है, जून जुलाई में इनकी बुआई होती है। और कटाई इनकी कब होती है भैया, सितंबर अक्टूबर में इनकी कटाई होती है। खरीफ की फसल की कटाई कब होती है, सितंबर अक्टूबर में इनकी कटाई होती है। और साथ ही ये जो खरीफ की फसल हैं इन्हें वर्षा ऋतु की फसल भी कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल आपको देख लेने हैं। खरीफ की फसल के एग्जाम्पल कैसे हो जाएंगे आपकी, कौन से हो जाएंगे, गन्ना तिलहन, गन्ना तिलहन, गन्ना तिलहन, गन्ना तिलहन। और आपका कौन सा हो जाएगा, धान ज्वार बाजरा, धान ज्वार बाजरा, धान ज्वार बाजरा। ये आपकी खरीफ की फसल हैं, ये आपकी खरीफ की फसल हैं, गन्ना तिलहन धान ज्वार बाजरा। और आपका क्या हो जाएगा, मक्का अरहर कपास, मक्का अरहर कपास, कपास। और आपकी कौन कौन सी फसल हो जाएंगे, सोयाबीन जूट तिल, सोयाबीन, सोयाबीन जूट तिल। ये आपकी खरीफ की फसल हैं, ये आपको याद रखनी है। दूसरी पर आएंगी आपकी रबी की फसल, रबी की फसल, इनकी बुआई कब होती है, ऊपर आपकी बुआई, इनकी कटाई कब होती है। तो आप सभी को याद रखना है रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है, अक्टूबर नवंबर में इनकी बुआई होती है। कटाई इनकी कब होती है, तो मार्च अप्रैल में इनकी कटाई होती है, मार्च अप्रैल में इनकी कटाई होती है। ये आप सभी को याद रखना है रबी की फसल। और साथ ही इस फसल को, रबी की फसल को क्या बोला जाता है, इन्हें शीत ऋतु की फसल भी कहा जाता है। शीत ऋतु की फसल कौन सी है, रबी की फसल। और वर्षा ऋतु की फसल खरीफ की फसल है। एग्जाम्पल आपको देख लेने हैं, रबी की फसल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। जैसे आपकी हो जाएंगे आपका गेहूँ जौ, गेहूँ, गेहूँ जौ, गेहूँ जौ, सरसों मटर राई, सरसों मटर राई, सरसों चना मटर, चना मटर राई। ये आपकी कौन सी फसल के उदाहरण हैं, ये आपकी रबी की फसल के उदाहरण हैं। तीसरी फसल है आपकी जायद की फसल, जायद की फसलें, इनकी बुआई कब होती है, इनकी कटाई कब होती है। भाई इनकी बुआई होती है फरवरी मार्च में, इनकी बुआई होती है फरवरी मार्च में इनकी बुआई होती है, ये आपको याद रखना है। और ये कब कटती हैं, तो आप सभी को याद रखना है मई जून में इनकी कटाई होती है, मई जून में इनकी कटाई होती है। एग्जाम्पल जैसे खीरा, खीरा ककड़ी, खीरा ककड़ी आपका क्या हो जाएगा, खीरा ककड़ी। तरबूज टमाटर करेला, तरबूज टमाटर, टमाटर करेला। ये आप सभी के क्या हैं, ये आप सभी की हो जाएंगी जायद की फसलें। और ये जायद की जो फसलें हैं इन्हें ग्रीष्म ऋतु की फसलें भी कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु की फसलें किनको बोला जाता है, जायद की फसलें। आज फसलों के बारे में आप सभी ने जान लिया होगा, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन लगते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन आप निकाल जाओगे यहाँ से। अगले क्वेश्चन पर आएंगे।
क्वेश्चन है आपका 30। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे भाई, थोड़ा समय लगेगा इस क्लास में, क्योंकि आपकी जो है ना, आपकी तैयारी का लेवल मैं आपका बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि क्वेश्चन आपकी किस प्रकार से ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे गंगा, कृष्णा, नर्मदा या महानदी। तो आप सभी का क्या आंसर हो जाएगा? तो आप सभी बोलेंगे भैया निम्न में से कौन सी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी गिरती है, याद रखेंगे नर्मदा नदी। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक से ये निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो आप बोलेंगे भैया अमरकंटक से ये निकलती है और अरब सागर में ये गिर जाती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम आपको लिखने हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम, अरब सागर में गिरने वाली जो नदी हैं कौन कौन सी हैं वो आपको जाननी होंगी। तो आप सभी को क्या लिखना है? तो आप सभी को लिखना है ताप्ती, नर्मदा, ताप्ती, नर्मदा, ताप्ती, नर्मदा हो जाएगी, साबरमती, साबरमती, और आपकी कौन सी हो जाएगी? शरावती, साबरमती के बाद शरावती, और आपकी मांडवी, मांडवी, और भी कौन सी हो जाएगी? पेरियार व पंबा, पेरियार, पेरियार, पंबा। ये साथी ये जो सभी नदी हैं ये कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में जाकर गिरती हैं। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन है आपका अगला, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी साथी। उस स्थान को पहचानिए जहां उष्ण कटिबंधीय तूफान उत्पन्न होते हैं। प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अरब सागर और प्रशांत महासागर में, या बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में। तो आप सभी का क्या आंसर होगा? उस स्थान को पहचानिए, ये आपकी हो जाएगी बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी और प्रशांत महासागर में। जैसे हरिकेन ये जो आते हैं कहाँ आते हैं? हरिकेन चक्रवात जो आता है ये आपका कहाँ आ जाता है? कैरेबियन सागर में, कैरेबियन सागर में आता है हरिकेन, कैरेबियन सागर में। जैसे आपका टाइफून हो जाएगा, टाइफून ये कहाँ आता है? ये भाई चीन में आता है। ये कहाँ आता है? चीन में आता है। और ये विली विली जो है, विली विली ये कहाँ आता है? तो आपको याद रखना है भैया ये ऑस्ट्रेलिया में आता है। कहाँ आता है भाई? ये ऑस्ट्रेलिया में आता है। याद रखेंगे जी भैया, आपको इतना याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज होगी या हो जाएगी, या चिनाब नदी, या रावी नदी, या श्योक नदी। तो आप सभी का आंसर होगा भैया आपकी हो जाएगी चिनाब नदी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी, सिंधु नदी। ये अरब सागर में गिरती है, अभी बताया था सिंधु नदी। और साथ ही इसकी सहायक नदी, सिंधु नदी की सहायक नदी और आपको जाननी है। सिंधु नदी की सहायक नदी, सिंधु नदी की सहायक नदी और कौन कौन सी हैं वो आपको पता होना चाहिए। सिंधु नदी की सहायक नदी आपको काबुल, जास्कर, झेलम, काबुल, जास्कर, झेलम, ये सभी नदी जो आपको बता रहा हूँ ये सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। आपकी चिनाब, रावी, व्यास, चिनाब, रावी, व्यास, और कौन सी हो जाएगी? सतलज। ये सभी जो नदी हैं ये सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। ये सिंधु नदी की सहायक नदी हैं, ये आपको याद रखना है। और सिंधु नदी का जो उद्गम होता है मैंने आपको बताया अरब सागर में गिर जाती है, लेकिन इसका उद्गम कहाँ से होता है? चेमा युंग डंग ग्लेशियर व मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, या मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। सिंधु नदी दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है। भारत में सिंधु नदी कहाँ प्रवेश करती है? तो दमचौक के पास ये भारत में प्रवेश करती है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे।
क्वेश्चन है आपका अगला, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? नागार्जुन परियोजना, हीराकुंड परियोजना, या भाखड़ा नागल परियोजना, या सरदार सरोवर बांध? तो आप सभी का क्या आंसर हो जाएगा? तो आप सभी का आंसर आएगा भैया भाखड़ नागल परियोजना। भाखड़ नागल परियोजना, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। भाखड़ ये आपका कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। नागल ये आपका पंजाब में पड़ता है। तो यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भाखड़ नागल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भाखड़ नागल बांध, भाखड़ नागल बांध विश्व का सबसे ऊंचा व भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ जो बांध है, भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये विश्व का सबसे ऊंचा व भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, भाखड़ नागल बांध। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर है। ये पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। भारत का सबसे ऊंचा दूसरा बांध कौन सा है? तो आप बोलेंगे भाखड़ा नागल बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी पर है, टिहरी बांध है। ये आपसे पूछ ले, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है ये। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध। लेकिन भारत का पहला, अगर भारत का पहला ऊंचा बांध पूछ ले तो भागीरथी पर है, भागीरथी नदी पर है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, भागीरथी नदी पर है। और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नागला बांध। याद रखेंगे। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, इसे भी आपको जानना होगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आप सभी का आंसर क्या होगा? भारत का सबसे लंबा बांध आपका हो जाएगा यहाँ पर हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध है। और किस नदी पर है भैया? ये महानदी पर है। किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। इतना आपको याद रखना होता है, याद रखेंगे। और स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना कौन सी थी? दामोदर घाटी परियोजना। ये स्वतंत्र भारत की सबसे पहली नदी परियोजना थी, ये आपको याद रखना है। और एक इंदिरा गांधी भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, ये आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। कुछ आपको परियोजना याद रखनी है, जैसे तुलबुल परियोजना, जैसे आपकी तुलबुल परियोजना, ये कहाँ पर है? ये किस नदी पर है? तो ये झेलम नदी पर है। किस नदी पर है भाई? ये झेलम नदी पर है। आपको लिखना है उरी परियोजना। उरी परियोजना ये किस नदी पर है? तो ये भी झेलम नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी हुई हैं। दुलहस्ती परियोजना है, ये कहाँ है? तो भैया ये चिनाव नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना कहाँ है? चिनाव नदी पर है। ये फरक्का परियोजना भी आपको याद रखनी है भैया। फरक्का परियोजना ये कहाँ है? तो भैया ये आपकी गंगा नदी पर है फरक्का परियोजना। और फरक्का बांध भी गंगा नदी पर है। आपको याद रखना है पौंग बांध, ये पौंग परियोजना जो है ये किस नदी पर है? पौंग परियोजना। तो आप बोलेंगे भैया व्यास नदी पर है पौंग परियोजना। किस नदी पर? व्यास नदी पर है। आपको चमेरा परियोजना किस नदी पर है? चमेरा परियोजना किस नदी पर है? तो आप बोलेंगे रावी नदी पर है। रावी नदी पर। ये साथी आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी साथी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आप सभी का आंसर होगा भैया लक्षद्वीप हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो आप बोलेंगे इसका जो क्षेत्रफल है इसका है 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और इसकी राजधानी आपको याद रखनी है, कैपिटल इसको आपकी राजधानी याद रखनी है कवारत्ती। कवारत्ती इसकी राजधानी है, कवारत्ती इसकी राजधानी है। और एक आपने चैनल पढ़ा होगा 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल ये किसको अलग करता है? 9 डिग्री चैनल ये किसको अलग करता है? तो ये मिनी काय को लक्षद्वीप से अलग करता है। मिनी काय को किससे अलग करता है? तो आप बोलेंगे लक्षद्वीप से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल याद रखना, ये किसको किससे अलग करता है? मिनी काय को लक्षद्वीप से अलग करता है। और ये जो लक्षद्वीप है इसमें कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में भैया 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? और इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप बोलेंगे भैया मिनी काय द्वीप। मिनी काय द्वीप इसका सबसे बड़ा द्वीप है।
इतना आपको याद रखना होता है इसमें। और साथ ही एक आपने पढ़ा होगा लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है। कहाँ? अरब सागर में। एक आपने 10 डिग्री चैनल भी पढ़ा होगा, ये छोटा अंडमान तथा कार निकोबार को अलग करता है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन है आपका, कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियन पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? पश्चिमी घाट, अरावली पर्वत श्रृंखला, या सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, या हिमालय? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा भैया हिमालय। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी सही है। आप सभी का आंसर हो जाएगा डी। ये जो हिमालय है ये वलित पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। वलित पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। विश्व के सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला ये विश्व की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। आगे आएंगे, अगला क्वेश्चन है, 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, चीन? तो 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भैया चीन के साथ ये युद्ध हुआ था। पाकिस्तान के बीच तो रेड क्लिफ रेखा है, ये आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम पूछा है आपकी भारत, आपको थोड़ा सा इस डिटेल में बना लेना है। आपका भारत इस प्रकार से खुद भारत है। ये आपका एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट यहाँ है। एक अंडमान निकोबार ये आपके यहाँ पर द्वीप हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए भाई, ये आपका कितना होता है यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट, ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट होता है, ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट होता है। यहाँ से कुछ नीचे है तो इसे बोला जाता है 6 डिग्री 4 मिनट, और ये आपका होता है 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये जो आपका सबसे उत्तरी जो बिंदु है इसे क्या बोला जाता है? तो इसको क्या बोला जाता है? उत्तरी अक्षांश है, तो इसे इंदिरा कौल बोला जाता है। इंदिरा कौल बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा? इंदिरा कौल। ये कहाँ पड़ता है भैया? लद्दाख में पड़ता है। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है भैया? कीबीथू। कीबीथू है, ये कहाँ पड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? आप बोलेंगे भैया अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये आपका सबसे दक्षिणी बिंदु है कैप कोमोरिन। कैप कोमोरिन, कैप कोमोरिन ये कहाँ पड़ता है? तो आप बोलेंगे भैया तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में पड़ता है। ये आपका कौन सा है भैया? गौर माता। गौर माता ये आपका कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो आप सभी को याद रखना है, ये आपका पड़ता है भैया, ये सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इसी का बोला जाता है पार्सन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट। और ये कहाँ पर है? ये भैया आपका कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप में ये पड़ता है। अंडमान निकोबार द्वीप में ये पड़ता है। ये आपको सभी को ये याद रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका अगला, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? उकाई बांध किस नदी पर स्थित है ये आपसे पूछा है। तो सभी साथी बताएंगे ताप्ती, माही, करजन या नर्मदा नदी पर। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो आप सभी का क्या आंसर हो जाएगा? तो भैया आप बोलेंगे उकाई जो बांध है ताप्ती नदी पर है। कुछ बांध मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बांध आपको याद रखने हैं। जैसे आपको याद रखना है टिहरी बांध। टिहरी बांध ये किस नदी पर है? तो आप सभी का आंसर होगा भैया टिहरी जो बांध है ये किस नदी पर है? तो भैया ये उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर। उत्तराखंड में है भागीरथी नदी पर, ये आपको याद रखना है, भागीरथी नदी पर। आपसे पूछ लिया जाए हीराकुंड बांध ये कहाँ है? हीराकुंड बांध ये कहाँ है? तो आप बोलेंगे भैया हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा में है, महानदी पर। ये कहाँ है? उड़ीसा में है, महानदी पर, ये आपको याद रखना है। और आपसे पूछ लिया जाए फरक्का बांध कहाँ है? फरक्का बांध कहाँ है? तो आप सभी का आंसर होगा पश्चिम बंगाल में है फरक्का बांध। ये कहाँ है भैया? फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में है। और किस नदी पर है? तो आप बोलेंगे हुगली नदी पर है। किस नदी पर है? हुगली नदी पर है। और आपसे पूछ लिया जाए उरी बांध ये किस राज्य में है? उरी बांध किस राज्य में है? तो भैया जम्मू कश्मीर में है उरी बांध। और किस नदी पर है? उरी बांध जो है आपका झेलम नदी पर है। किस नदी पर है भैया? ये झेलम नदी पर है। आपसे पूछ लिया जाए भैया इडुक्की बांध किस नदी पर है? इडुक्की बांध किस नदी पर है? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? भैया ये केरल राज्य में है। केरल राज्य में है, पेरियार नदी पर। पेरियार नदी पर है इडुक्की बांध। और हाँ सर, आपका नागा अर्जुन बांध भी पूछ लिया जाता है।
नागा अर्जुन बांध ये किस नदी पर है? तो आप सभी का आंसर होगा भैया तेलंगाना नदी पर है। किस नदी पर है? तेलंगाना नदी पर है। वो तेलंगाना में है। किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर है, ये आपको याद रखना होता है। यहीं पूछ लिया जाए जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध ये कहाँ है? जवाहर सागर बांध ये आपका कहाँ है? किस नदी पर है? जवाहर सागर बांध राजस्थान में है। कहाँ है भाई? राजस्थान में। और किस नदी पर है? तो आप बोलेंगे चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर है। आपसे पूछ लिया जाए रिहंद बांध जो है ये कहाँ पर है? तो ये रिहंद बांध है आपका यूपी में। किस नदी पर? रिहंद नदी पर। ये आपके 38 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। और हम देख लेते हैं भाई फ़ोन की मेमोरी भरी है या नहीं। तो आपकी भाई 30 सेकंड लेफ्ट है। मेमोरी 1 घंटा, हमारे फ़ोन में 1 घंटा की वीडियो बनती है, तो क्षमा मांगते हैं साथी। आगे 38 के बाद 39 से हम कल स्टार्ट कर देंगे। जय हिंद, जय भारत। और साथ ही आपको ऐसे पढ़ना है तो एक बार थम्स अप करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।